नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो गई है। करीब एक सप्ताह पहले यह साजिश रची गई, लेकिन दुनिया को इसके बारे में अब खबर हुई है। तख्ता पलट की खबर जिनपिंग के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, जिन्हें चीन का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है। तख्ता पलट की खबरें तब सामने आई जब चीन की तरफ से कहा गया कि सेना के सबसे ताकतवर जनरल झांग यूशिया और सरकार के रणनीतिक सलाहकार लियू झेनली को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे दोनों के खिलाफ इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन खबर यह आ रही है कि आरोप तख्ता पलट के लगाए गए हैं। चीन में सैन्य तख्ता पलट की साजिश कैसे हुई नाकाम? जिनपिंग के लिए आगे की राह क्या और मुश्किल होने वाली है? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका, बंकर में खामेनेई, फ्लाइट्स कैंसिल। ईरानी सेना IRGC बोली, कोई भी कदम उठाने से पहले इतिहास जरूर देखे अमेरिका। रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने के लिए अबू धाबी की त्रिपक्षीय वार्ता बेनतीजा। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर पूरी रात जारी रखे हमले, खार्किव के एक और गांव पर कब्जे का किया दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ धमकी पर भड़के कनाडाई PM कार्नी, लोगों से की स्वदेशी सामान खरीदने की अपील। चीन और कनाडा के रिश्तों में आती मजबूती से ट्रंप नाराज। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया के सबसे लंबे ब्रिज को। नदी नहीं, पूरा समंदर और पहाड़ पार कराता है ये पुल। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका की डिमांड्स मानने पर बची वेनेजुएला के मंत्रियों की जान। अंतरिम राष्ट्रपति रोड्रिगेज बोली, 15 मिनट में लेना था फैसला, नहीं तो सैनिक गोली मार देते। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर डेनमार्क को नहीं है भरोसा, क्षेत्र में बढ़ा रहा सैन्य तैनाती। सुरक्षा तैयारियों पर PM फ्रेडरिक्सन की ग्रीनलैंड के PM नीलसन से मुलाकात। अफगानिस्तान में नेटो की कार्रवाई को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अपने ही बयान से यूटर्न। ब्रिटिश सैनिकों को बताया दुनिया के महानतम योद्धा। PM स्टामर ने बयान को बताया था अपमानजनक और बेहद शर्मनाक। यूनुस के हाथ खून से रंगे, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर भड़के अवामी लीग के पूर्व सांसद नसीम। देश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सेना की कथित मौजूदगी को लेकर लगाए गंभीर आरोप। तो चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तख्ता पलट की कोशिश की गई है। जिनपिंग को सत्ता से हटाने की साजिश उनके ही बेहद करीबी जनरल ने रची थी। कोशिश जिनपिंग को गिरफ्तार करने या फिर मार देने की हुई, लेकिन अंतिम समय पर प्लान लीक हो गया, या ये कहें कि जिनपिंग को अपने खिलाफ हो रही साजिश की खबर मिल गई। अब तख्ता पलट की साजिश करने वालों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। साजिश के सूत्रधार माने जा रहे सेना के सबसे ताकतवर जनरल झांग यूशिया और सरकार के रणनीतिक सलाहकार लियू झेनली को गिरफ्तार किया जा चुका है। मगर चीन में अभी भी तख्ता पलट से जुड़ी हर तरह की खबर को सेंसर किया जा रहा है। वैसे भी चीन में सरकार के खिलाफ खबरें आसानी से बाहर नहीं आ पाती हैं। ऐसे में तख्ता पलट की खबरों पर चीन की तरफ से चुप्पी साध ली गई है। सैन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े अभियान से जोड़ा जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बताई जा रही है। कनाडा में रह रही चीनी लेखिका शेंग शुए ने बताया कि यह पूरी घटना 18 जनवरी की है। 18 जनवरी की शाम झांग यूशिया और लियू झेनली ने शी जिनपिंग के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली थी। उस दिन शी जिनपिंग पश्चिमी बीजिंग के जिंगशी होटल में ठहरने वाले थे। योजना थी कि उसी रात शी जिनपिंग को हिरासत में लिया जाएगा और तख्ता पलट किया जाएगा, लेकिन ऑपरेशन से ठीक 2 घंटे पहले इस साजिश की खबर जिनपिंग तक पहुंच गई। खबर मिलते ही जिनपिंग ने तुरंत होटल छोड़ दिया। वो बेहद गुप्त तरीके से होटल से निकल गए, यहां तक कि उनके गार्ड्स को भी इसकी भनक नहीं लग पाई। शुए का दावा है कि जिनपिंग ने यूशिया के कैंप में सेंध लगा दी थी, जिसके चलते उन्हें पहले ही खबर मिल गई। लेकिन झांग यूशिया को यह खबर नहीं लग पाई कि जिनपिंग होटल से निकल चुके हैं। वे तय समय पर आगे बढ़े। जिंगशी होटल में झांग और शी जिनपिंग के वफादार गार्ड्स के बीच मुठभेड़ हुई, गोलियां चली। इस टकराव में शी के निजी सुरक्षा दल के 9 जवान मारे गए हैं, जबकि झांग के कई समर्थक भी ढेर हो गए। झांग का प्लान फेल हो चुका था, जिसके बाद शी जिनपिंग की तरफ से पलटवार किया गया। झांग यूशिया और लियू झेनली को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके परिवारों को भी उसी रात हिरासत में ले लिया गया, लेकिन इस पूरी खबर को मीडिया में सेंसर कर दिया गया। कुछ दिन बाद अचानक सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि झांग यूशिया और लियू झेनली अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के आरोपी हैं। आमतौर पर चीन में इस तरह की कार्रवाई की खबर भी 4 से 6 महीने बाद ही आती है, लेकिन मामला सीधे सीधे तख्ता पलट से जुड़ा हुआ था।
जिनपिंग स्थिति पर तुरंत काबू पाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की अफवाहें फैले और इसलिए जैसे ही स्थिति जिनपिंग के काबू में आई, चीन से सैन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की खबरें सामने आ गई। तख्ता पलट की साजिश रचने वाले चीनी सेना के जनरल झांग यूशिया के बारे में अगर बात करें तो 75 वर्षीय जनरल झांग यूशिया सेना के सबसे ताकतवर जनरल थे। सीधे राष्ट्रपति जिनपिंग को रिपोर्ट करने वाली देश की सबसे पावरफुल सैन्य संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी के वो उपाध्यक्ष थे। शी जिनपिंग के बाद वे चीनी सेना में सबसे रसूखदार व्यक्ति माने जाते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य भी रह चुके थे। उन्होंने तख्ता पलट की साजिश तो की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। वैसे जिनपिंग के खिलाफ ये कोई पहली साजिश नहीं थी। इससे पहले 2013 में भी एक कोशिश हुई थी जिसमें शी का करीबी सुरक्षा गार्ड मारा गया। इसके बाद भी कई बार चीन से इस तरह की खबरें सामने आई, लेकिन कभी भी चीनी सरकार की तरफ से इनकी पुष्टि नहीं की गई। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान की। तो ईरान और अमेरिका के बीच जारी भारी तनाव के बीच अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर इजरायल के दौरे पर हैं। कुशनर के साथ अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी केंद्रीय कमान के कमांडर एडमिरल ब्रैड कपूर भी इजरायल पहुंचे हुए हैं और इसी दौरे के चलते ईरान पर हमले का समय फिलहाल आगे बढ़ाया गया है। कुशनर, विटकॉफ और कपूर की इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ बैठक हो चुकी है। अमेरिका की तरफ से भले ही यह कहा जा रहा है कि कुशनर की यात्रा गजा के पुनर्निर्माण को लेकर है, लेकिन खबरें तो यही आ रही हैं कि नेतन्याहू के साथ बैठक में कुशनर ने सबसे ज्यादा चर्चा ईरान के मुद्दे पर की है। खबर आ रही है कि इस बैठक में ईरान पर हमले की तारीख तय हो गई है। 25 जनवरी को कुशनर अमेरिका वापस रवाना होंगे और इसके बाद कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है। वैसे ईरान भी जंग के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है। हमले की आशंका के बीच ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से कहा गया कि उनकी सेना ट्रिगर पर उंगली रखे हुए है। अमेरिकी या इजरायली कोई भी सैन्य कार्रवाई को ऑल आउट वॉर माना जाएगा। अमेरिका कोई भी कदम उठाने से पहले इतिहास को जरूर देखे। ऐसे में इस जंग की आशंका ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इसे लेकर तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने भी कहा कि इजरायल ईरान पर हमले का मौका तलाश रहा है और जब किसी पर हमला करना ही हो तो फिर किसी भी भ्रामक खबर के नाम पर जंग शुरू की जा सकती है। वैसे भी अमेरिका यह काम पहले भी कई देशों के साथ कर चुका है और इस बार भी अमेरिका और इजरायल की तरफ से जंग की ही तैयारी की जा रही है। मध्य पूर्व में अमेरिका भारी मिलिट्री बिल्डअप करने में जुटा हुआ है। दर्जनों अमेरिकी सैन्य मालवाहन विमानों को मध्य पूर्व की तरफ बढ़ते हुए ट्रैक किया गया है। मध्य पूर्व के 8 देशों में अमेरिका के कुल 19 सैन्य ठिकाने हैं। यहां भी गोला बारूद और रक्षा का साजो सामान इकट्ठा किया जा रहा है। जॉर्डन स्थित एक एयरबेस में अमेरिकी वायुसेना की भारी मूवमेंट देखी गई। अमेरिका के केंद्रीय कमान के मुताबिक F-15E स्ट्राइक ईगल भी मध्य पूर्व में तैनात कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में ब्रिटेन ने भी कतर में अपने यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। अमेरिकी नेवी के अधिकारियों ने बताया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर USS एब्राहम लिंकन 3 विध्वंसक पोत के साथ ईरान के करीब पहुंच चुका है। इसके अलावा बहरीन के बंदरगाह में 3 तटीय युद्धपोत और फारस की खाड़ी में 2 विध्वंसक जहाज पहले से ही मौजूद है। यानी अब जंग का ऐलान कभी भी हो सकता है। ईरान को भी इस बात का एहसास है, इसलिए सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। वो तेहरान में बने खास अंडरग्राउंड शेल्टर में चले गए हैं। ये अंडरग्राउंड शेल्टर कई दूसरी सुरंगों के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल आपातकालीन परिस्थितियों में हवाई हमलों से बचने के लिए किया जा सकता है। ये शेल्टर परमाणु बम के हमले को भी झेल सकता है। यहां तक कि जिस GBU-57 बमों को अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर गिराया था, वो GBU-57 भी खामेनेई के शेल्टर के आगे फेल साबित होगा। खबर तो यह भी आ रही है कि खामेनेई के तीसरे बेटे मसूद खामेनेई ने लीडर के ऑफिस का रोजाना का मैनेजमेंट संभाल लिया है और वो सरकार की एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ बातचीत का मुख्य जरिया है। यानी ईरान ने जंग के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया है और ये साफ कर दिया है कि जंग की शुरुआत में ही वो इजरायल का नाम नक्शे से मिटा देगा। ईरान कुछ ही वक्त में 2000 मिसाइलें दागने की क्षमता हासिल कर चुका है और यही वजह है कि इजरायल घबराया हुआ दिखाई दे रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए आयोजित की गई त्रिपक्षीय बैठक की। तो पहली बार अमेरिका, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि अबू धाबी में एक टेबल पर बैठे। 2 दिन तक लगातार चर्चा हुई। उन शर्तों पर बात की गई जिन्हें लेकर लंबे वक्त से रूस और यूक्रेन में सहमति बनाने की कोशिश की जा रही थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बैठक से पिछले 4 साल से जारी इस युद्ध को खत्म करने के लिए आगे का रास्ता खुल पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूएई की बैठक खत्म भी हो गई, लेकिन युद्ध विराम के लिए कोई सहमति नहीं बन पाई।
वैसे तो पहले से ही यह तय माना जा रहा था कि रूस जिन शर्तों पर अड़ा हुआ है, यूक्रेन के लिए वो मानना बेहद मुश्किल है। यूक्रेन रूस की तरफ से कब्जा किए गए अपने क्षेत्रों को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। हालांकि अगले सप्ताह के अंत में फिर बातचीत होने की उम्मीद है। मॉस्को और कीव दोनों ने कहा है कि वे आगे बातचीत के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि चर्चा का मुख्य फोकस युद्ध खत्म करने के लिए संभावित पैरामीटर थे। मैं युद्ध खत्म करने की प्रक्रिया और सच्ची सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी मध्यस्थता का आभार जताता हूं। यूक्रेन शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में दोनबास के इलाके को लेकर रूस और यूक्रेन में असहमति बनी हुई है। दरअसल रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जिसमें पूर्वी दोनबास का हिस्सा भी शामिल है। दावोस में भी ज़ेलेंस्की ने कहा था कि ये सब जमीन के बारे में है। ये वो मुद्दा है जो अभी तक हल नहीं हुआ है। ऐसे में जमीन को लेकर युद्ध विराम में पेच फंसा हुआ है। वहीं बैठक के बीच रूस ने यूक्रेन पर रात भर हवाई हमले जारी रखे। रूस ने पूर्वोत्तर यूक्रेन में अपनी बढ़त का भी दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमारी सेना ने रात भर यूक्रेन के ड्रोन ठिकानों और ऊर्जा ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले किए। इन हमलों का मकसद यूक्रेन की सैन्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचे को कमजोर करना है। हमने यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र के स्तारेत्सिया गांव का पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है। यह गांव वोल्चांस्क शहर के पास स्थित है, जो यूक्रेन रूस सीमा के बेहद करीब माना जाता है। यह वही इलाका है जहां मई 2024 में रूसी सेना ने एक नया सैन्य अभियान शुरू किया था। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस कब्जे की अब तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस पर यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने अपनी रिपोर्ट में यह जरूर कहा कि रूसी सेना ने स्तारेत्सिया सहित आसपास के इलाकों में 6 हमले किए हैं। वहीं ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि इन हमलों पर आंखें नहीं मूंदी जा सकती। उन्होंने एक व्यक्ति की मौत के साथ साथ दर्जनों लोगों के घायल होने और ऊर्जा आपूर्ति ढांचे को भारी नुकसान की भी जानकारी दी। इन हमलों पर यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रे सिबिहा ने कहा कि उनकी मिसाइलों ने सिर्फ हमारे लोगों को ही नहीं, बल्कि बातचीत की मेज को भी निशाना बनाया है। इन हालात में रूस और यूक्रेन के बीच अगले हफ्ते होने वाली त्रिपक्षीय वार्ता को भी झटका लग सकता है। अब सबकी नजरें अबू धाबी की बैठक पर टिकी हुई हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका और कनाडा में बढ़ते तनाव की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान लगातार कनाडा के साथ टकराव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो बार बार कनाडा के पीएम मार्क कार्नी को अमेरिका के 51वें राज्य का गवर्नर कहकर संबोधित करते हैं, जिस पर कनाडा ने हमेशा ही तीखी प्रतिक्रिया दी है। और अब पीएम कार्नी ने अमेरिका के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया है। वैसे तो अमेरिका और कनाडा दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जो एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। अमेरिका की सरकारी ट्रेड बॉडी USTR के मुताबिक दोनों देशों के बीच हर दिन औसतन $2 अरब से ज्यादा का व्यापार होता है। लेकिन अब रिश्तों में बढ़ते तनाव के बीच पीएम कार्नी अमेरिका से कनाडा के टाइज कट करने की कोशिश में जुट गए हैं। उन्होंने अपने देश की जनता से बड़ी अपील करते हुए कहा कि दूसरे देश क्या करते हैं ये कनाडा कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने सबसे अच्छे ग्राहक बन सकते हैं। हम कनाडाई सामान खरीदेंगे और कनाडा में ही बनाएंगे। कनाडा की अर्थव्यवस्था पर इस वक्त बाहरी खतरा है, इसलिए जो हमारे कंट्रोल में है हमें उसी पर ध्यान देना होगा। कार्नी के इस रुख से साफ है कि वो अब अमेरिका की मनमानी को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इसके लिए वो हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले ही ट्रंप ने कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में एक बार फिर कनाडाई पीएम को गवर्नर कार्नी के तौर पर संबोधित करते हुए कहा कि कनाडा ने चीन के साथ ट्रेड डील की तो अमेरिका आने वाले कनाडाई सामानों पर तुरंत 100% टैरिफ लगा देगा। चीन को इलेक्ट्रिक वाहनों का इंपोर्ट बढ़ाने की इजाजत देकर कनाडा ने बहुत बड़ी गलती की है। अगर कार्नी कनाडा को चीन के लिए अमेरिका में सामान भेजने का ड्रॉप ऑफ पोर्ट बनाना चाहते हैं तो यह गलतफहमी है। चीन कनाडा के कारोबार, सामाजिक ढांचे और जीवन शैली को पूरी तरह नष्ट कर देगा। दरअसल कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ट्रंप के गोल्डन डोम मिसाइल प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं और ट्रंप इससे नाराज हो गए हैं। उन्होंने इससे पहले भी कनाडा को यह कहते हुए चेताया था कि चीन कनाडा को 1 साल के अंदर ही खा जाएगा। आप जानते हैं कि बीते हफ्ते पीएम कार्नी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों देशों के बीच एक व्यापक समझौते पर सहमति जताई गई है और इसे ही लेकर ट्रंप बौखलाए हुए हैं। अब देखना यह होगा कि अमेरिका और कनाडा में छिड़ी ये जुबानी जंग आने वाले वक्त में क्या मोड़ लेती है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे दुनिया के सबसे लंबे पुल की। तो जब बात दुनिया के सबसे लंबे पुल की आती है तो हम मुंबई के अटल सेतु का नाम लेते हैं, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर है। लेकिन यकीन मानिए कि चीन का दान्यांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज इतना लंबा है कि इसके सामने अटल सेतु भी छोटा नजर आने लगता है। यह पुल इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है जिसके बारे में आप जितना जानेंगे उतना ही हैरान होंगे।
चीन के शंघाई और नानजिंग शहरों को जोड़ने वाला यह ब्रिज 164 किलोमीटर लंबा है। यानी इतना लंबा है कि अगर आप इसे जमीन पर सीधा रख दे तो यह कई छोटे देशों की सीमाएं पार कर जाएगा। इसे पार करने में ही लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। इस ब्रिज को बनाने की कहानी भी कम नहीं है। तो आइए इससे जुड़ी कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं। इस पुल को बनाने का काम 2006 में शुरू हुआ और 10,000 मजदूरों ने इसे 5 साल में खड़ा कर दिया। इसे बनाने में करीब $8.5 अरब यानी 76,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। यानी इसके हर एक मील को बनाने की कीमत करीब 450 करोड़ रुपए पड़ी। यह ब्रिज भूकंप के संवेदनशील जोन में है, फिर भी इसे इतना मजबूत बनाया गया है कि यह 8 तीव्रता का भूकंप और 3 लाख टन भारी जहाज की टक्कर भी झेल सकता है। इस पुल का सबसे खूबसूरत हिस्सा यांगचेंग झील के ऊपर से गुजरता है। पहले जिन 2 शहरों के बीच का सफर 5 घंटे में पूरा होता था, अब वो महज 2 घंटे का रह गया है। यह सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं है, बल्कि चीन की आर्थिक रीढ़ है, जिसने बीजिंग से शंघाई की 1000 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 4 घंटे 48 मिनट में समेट दिया है। चाहे तूफान आए या चक्रवात, ये पुल अडिग खड़ा रहता है। यह महज एक रास्ता नहीं, बल्कि इंसान की जिद और इंजीनियरिंग की वो मिसाल है जिसने दूरी शब्द के मायने ही बदल दिए। तो कैसे लगे आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।